सभी दिव्य आत्मन मित्रों का डिवाइन हंग्री सोल चैनल में स्वागत है। आज मैंने एक बहुत ही विवादास्पद विषय को लिया है। ओशो कंटेंट के कॉपीराइट को लेकर बहुत ही विवाद है। अतः ओशो के ऑडियो वीडियो का यूट्यूब पर प्रयोग करने पर बहुत लोगों को कॉपीराइट की स्ट्राइक का सामना करना पड़ता है और ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के शिकायत करने पर बहुत लोगों के कई सालों से चल रहे चैनल अचानक स्थायी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं, जिसका आघात मुझे भी मिला है। मैं कॉपीराइट की इन बातों से अनभिज्ञ था, लेकिन जब पूरी बात मुझे पता चली तो मेरे आश्चर्य का पारावार न रहा। फिर मुझे लगा कि जो लोग इस बात को नहीं जानते, उन्हें भी इस बात को जानना चाहिए। इसी अंतर्प्रेरणा के तहत आज का यह वीडियो सभी मित्रों तथा ओशो सन्यासियों को समर्पित है। तो आइए ओशो के अति संक्षिप्त परिचय से इसका प्रारंभ करते हैं। ओशो मूल नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 व शरीर त्यागने की तिथि 19 जनवरी 1990 है। अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। उन्हें भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय दार्शनिक, विचारक और रजनीश आंदोलन के प्रणेता थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक, सामाजिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और अपने अंतिम समय तक विवादित ही बने रहे। आइए अब मुख्य विषय की बात करते हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी को ओशो कंटेंट, साहित्य को लेकर यह शिकायत बनी रहती है कि कॉपीराइट के नाम पर लोगों की वेबसाइट व यूट्यूब पर से कंटेंट हटा दिया जाता है, अथवा यूट्यूब पर ओशो साहित्य, ऑडियो प्रवचनों पर अपना अधिकार जताकर कॉपीराइट के तहत यूट्यूब पर शिकायत कर लोगों के चैनल को पूर्ण रूप से बंद करवा दिया जाता है। यूट्यूब ने भी कॉपीराइट पॉलिसी इस तरह बनाई है कि हर तरह से गाज केवल चैनल धारक पर ही गिरती है, जबकि यूट्यूब को अपनी पॉलिसी इस तरह से बनानी चाहिए थी कि केवल शिकायत वाला वीडियो ही हटाया जाना चाहिए। यूट्यूब को संपूर्ण चैनल स्थायी तौर पर टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। यद्यपि कोई भी यूट्यूबर जानबूझकर कॉपीराइट वाला कंटेंट अपलोड नहीं करता है। इसके अलावा यूट्यूब को अपने सिस्टम में भी सुधार करना चाहिए, जिससे वह आरंभिक अवस्था में ही ठीक बता सके कि वीडियो पर कॉपीराइट है या नहीं। कितनी अजीब बात है कि यूट्यूब 6 महीने या 1 साल के बाद भी किसी के शिकायत करने पर कॉपीराइट का हवाला देकर चैनल को यूट्यूब से हटा देता है, और केवल मात्र 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने के बाद तीसरी स्ट्राइक आने पर यूट्यूब कई सालों से चल रहे चैनल को एक झटके में ही बंद कर देता है। मेरा तो सुझाव है कि यूट्यूब को इस बात को लेकर अपनी पॉलिसी को कुछ हद तक लचीला रखना चाहिए, जिससे किसी का भी यूट्यूब चैनल बचा रहे। यदि कॉपीराइट के मामले में किसी को दंडित करना है तो उसका चैनल 6 महीने या 1 साल के लिए बंद किया जा सकता है। ओशो के साहित्य को लेकर शिकायतें ओशो के विदेशी शिष्यों द्वारा की जाती हैं, और ये लोग हैं ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम से 21 लोगों का एक ग्रुप। ये मुट्ठी भर विदेशी लोग संपूर्ण ओशो साहित्य पर छलपूर्वक अधिकार करके बैठे हुए हैं। अन्यथा इनका ओशो साहित्य पर किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। ये लोग वैसे ही हैं जैसे अंग्रेजों ने छल और कपट करके भारत पर अपना कब्जा कर लिया था, और इस ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ग्रुप ने भी छल और कपट करके ओशो और उनके सभी तरह के साहित्य पर नाजायज कब्जा जमा लिया है। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन स्विट्जरलैंड का एक पंजीकृत फाउंडेशन बताया जाता है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और कहा जाता है कि
यह समकालीन रहस्यवादी ओशो की सभी बौद्धिक संपदा का मालिक है और सभी प्रकाशित और अप्रकाशित शब्दों के सभी कॉपीराइट का एकमात्र और पंजीकृत मालिक वह स्वयं को घोषित करता है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। 3 दशक से भी अधिक समय पहले ओशो ने अपने एक विदेशी सन्यासी जयेश, स्वामी आनंद जयेश को इनर सर्कल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। साथ ही ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, ज्यूरिख और प्रेसिडियम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था, जिसे दुनिया भर में ओशो की देशना को विस्तार देने के लिए यह कार्य सौंपा गया था। पुणे में आश्रम चलाने वाले प्रमुख लोग ज्यूरिख में स्थित हैं और वे 21 लोगों के आंतरिक समूह के साथ आश्रम चलाते हैं। इन लोगों ने करीब 25 साल पहले ज्यूरिख में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम से एक संस्था बनाई थी और पुणे में भी ये इसी नाम से मौजूद है। कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में माइकल बर्न, स्वामी आनंद जयेश, जॉन एंड्रयूज, स्वामी अमृतो, डार्सी ओबर्न, स्वामी आनंद राज और वर्तमान प्रबंधन टीम के नियंत्रण और प्रबंधन में वर्तमान ट्रस्टी शामिल हैं। इन्होंने पुणे कम्यून के साथ साथ दुनिया भर में कई तरीकों से ओशो के समस्त साहित्य पर एकाधिकार कर उसका व्यावसायीकरण कर दिया गया है। केवल पुणे की संपत्ति 1000 करोड़ से अधिक की है। इनर सर्कल के अध्यक्ष और साथ ही ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वामी जयेश, माइकल बर्न का 6 नवंबर 2023 को लंदन में निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। भारत के स्वामी चैतन्य कीर्ति ओशो के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं, जो अलग हुए गुट से संबंधित हैं, जो अब कम्यून और ओशो के काम पर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को लेकर कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं। स्वामी चैतन्य कीर्ति का कहना है कि हमने पहले ही विभिन्न मंचों और अदालतों में विभिन्न आवेदन, सिविल और आपराधिक मुकदमों के साथ साथ सिविल और आपराधिक रिट याचिका दायर करके इस दिशा में कदम उठाया है। स्वामी चैतन्य कीर्ति ने बताया कि ओशो व्यक्तिगत बातचीत में और अपने प्रवचनों में भी कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि लेखक, साहित्यकार, कवि सभी मेरी बातों को चुराएं और सिनेमा, रंगमंच आदि पर हर जगह उसका इस्तेमाल करें। ओशो ने कहा है कि सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। अगर मैंने कोई सत्य बोला है और आपने उसे पढ़ा और समझ लिया है तो वह सत्य आपका हो गया। मैं किसी सत्य को अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ, सत्य को अस्तित्व ने दिया है। अस्तित्व की भेंट है, यह बस मेरे द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। इस पर मेरा कोई एकाधिकार नहीं है। सत्य पर किसी की कोई मालकियत नहीं होती, सत्य तो सभी का होता है। ओशो का कार्य विराट है, उस पर 2-4 व्यक्ति एकाधिकार नहीं जता सकते और यह व्यवहारिक भी नहीं है। ओशो चाहते थे कि किताबों पर कॉपीराइट रहे, पर उनके चाहने का यह मतलब नहीं था कि आप लोगों पर मुकदमे करो। जब तक हम वहाँ रहे एक भी आदमी पर मुकदमा नहीं किया गया। हमें पता भी रहता था कि किसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, फिर भी हम चुप रहते थे। कॉपीराइट इसलिए रखा था कि वैधानिक चुनौती बनी रहे, एक नियम बना रहे। लेकिन हमने कभी किसी पर कानून नहीं थोपा, सबसे प्रेम से व्यवहार किया। कोर्ट में हम किसी को कभी नहीं ले गए। 1989 तक, जब तक ओशो शरीर में रहे, और ओशो के जाने के बाद भी कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर बाद में हमने देखा कि कॉपीराइट को लेकर सन्यासियों को भी लीगल नोटिस दिया जाने लगा। जब मैं वहाँ पूना आश्रम में था तो मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता था कि वर्ष 1997 के बाद इन्होंने बाहर विदेश न्यूयॉर्क में जाकर कॉपीराइट को रजिस्टर करवाया। कॉपीराइट को हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया गया। अब यह लोग एक तरह से एजेंट बन गए और वे लोग यह चाहते थे कि कुछ भी करने से पहले उनकी अनुमति ली जाए और उनका मन हो तो अनुमति दे, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दे। स्वामी चैतन्य कीर्ति ने अपनी बात को जारी रखते हुए बताया कि ओशो को अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा था।
वास्तविकता यह थी कि जैसे ओशो पर कोई कोर्ट केस आया तो कोई व्यक्ति वकील के पास जाता है ओशो की ओर से केस लड़ने के लिए या उनके लिए कोई वकील तलाश रहा है। ओशो किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते थे तो वो ब्लैंक पेपर पर भी साइन करके दे देते थे, बाकी लिखना वकील को है। ऐसा ओशो करते थे। ऐसे किसी ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर करा लो और उस पर कुछ और भी लिखवाया जा सकता है। ओशो ने तो सदा भरोसे का ही साथ दिया और हमने भी ओशो के साथ श्रद्धा और भरोसे का जीवन जिया था। कानून तो बीच में कहीं आते ही नहीं थे। यह शर्मिंदा होने वाली बात है कि इस विदेशी ग्रुप ने कोर्ट में जाकर कहा कि यह ओशो की वसीयत है, जबकि सच तो यह था कि ओशो ने कोई वसीयत कभी बनाई ही नहीं थी। यह ओशो के जीने का ढंग नहीं था। इसका अर्थ था कि जो वसीयत वे लोग दिखा रहे थे वह छल और बेईमानी की उपज थी। उस वातावरण में यह समझना कोई कठिन नहीं है कि वह वसीयत कैसे बनाई गई होगी। इसी विषय पर ओशो के एक अन्य वरिष्ठ सन्यासी तथा नेपाल तपोवन आश्रम के संचालक संस्थापक स्वामी आनंद अरुण ने बताया था कि यह बिल्कुल आपराधिक ढंग से किया गया कृत्य था। जो मैं कह रहा हूँ वह शाश्वत सत्य है। इसे मैंने अपनी कल्पना से नहीं गढ़ा है, मैं बस एक सत्य बता रहा हूँ। ओशो ने कभी कोई दावा नहीं किया कि जो सत्य मेरे माध्यम से लोगों तक पहुँच रहा है वह तो अनादिकाल से चला आ रहा सत्य है। अपने जीवन काल में ओशो ने कहा कि मेरी किताबें, साहित्य जो भी छापना चाहे उन्हें छापने दे, उनसे कोई रॉयल्टी मत लो। लागत मूल्य पर मेरी किताबें लोगों तक पहुंचाओ। ओशो कभी भी अपने साहित्य और प्रवचनों का व्यापार नहीं बनाना चाहते थे। अब जो लोग इसे व्यापार बनाकर बैठे हैं वही कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की बातें करते हैं। लेकिन ओशो की हत्या के बाद उन लोगों ने कॉपीराइट को व्यापार का बहुत बड़ा जरिया बना लिया। आज उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उसी पैसे से ओशो का काम और नाम दोनों खराब कर रहे हैं। स्वामी आनंद अरुण आगे बताते हैं कि जितने लोग भी आज ओशो का काम कर रहे हैं उन सब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वे लोग जितने भी अवरोध पैदा करते हैं उससे हमारे ओशो के काम पर ही रोक लगती है। उनसे कारण पूछो तो उन लोगों का कहना होता है कि ओशो हमारे ट्रेडमार्क हैं, हमारे पास कॉपीराइट है। एक बार नहीं बार बार ऐसा करते हैं। मैं एक उदाहरण से इसे समझाता हूँ। हमने ओशो की एक फ्री वीडियो मैगजीन निकाली थी, ओशो संदेश, जिसे हम सारी दुनिया में भेजते थे, जिसके 37 से 38 एडिशन भी निकल चुके थे। सारी दुनिया के लोग इसको देखते थे। अब पूना वालों ने YouTube पर हमारी शिकायत कर इसको बंद करवा दिया। दरअसल सारे इंटरनेट और YouTube के जो हेडक्वार्टर हैं वो अमेरिका में हैं और वो लोग इस झंझट में भी नहीं पड़ना चाहते। फिर उन्हें लगता है कि जो पूना आश्रम कह रहा है वो सही ही होगा। हम लोग YouTube से कहते भी हैं कि इनके पास कॉपीराइट के पेपर नहीं हैं। कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ओशो का कोई ट्रेडमार्क नहीं है और विदेश के हस्ताक्षर विशेषज्ञ भी कहते हैं कि उनके पास कॉपीराइट के पेपर नहीं हैं और जो आधे अधूरे पेपर हैं वह मान्य नहीं हैं। लेकिन YouTube वालों का एक ही जवाब होता है। वे कहते हैं कि हमको इस झगड़े में पड़ना नहीं है, आप आपस में अपना मामला सुलझाएं, और उसके बाद वो जवाब ही नहीं देते। YouTube वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। वो समझते हैं कि पूना आश्रम का मतलब है कि ओशो के उत्तराधिकारी कह रहे हैं। उनमें यह धारणा इसलिए है क्योंकि पूना आश्रम ओशो का हेडक्वार्टर रहा है, इसलिए वहां पर जो भी लोग बैठे होंगे वो सब ओशो के उत्तराधिकारी हैं। वो उनकी बात मानते हैं। हम लोग उनसे कहते हैं कि अगर आपके पास कॉपीराइट का अधिकार है तो आप सबूत दिखाइए। पूना के इन विदेशी लोगों के ऊपर पुलिस केस हैं, क्रिमिनल केस हैं,
कि इन्होंने झूठ बोलकर इतनी बड़ी हस्ती ओशो के नकली हस्ताक्षर करके कॉपीराइट पर अपना दावा पेश किया है, यह तो बहुत ही घृणित अपराध है। इसके लिए तो उन्हें कड़ी सजा होनी चाहिए थी। इसी विषय पर ओशो के छोटे भाई ओशो शैलेंद्र का कहना है कि रॉयल्टी, कॉपीराइट ये सब क्षुद्र बातें हैं। ओशो जैसी विराट चेतना के लिए इस तरह की बातें एकदम बेमानी हैं। क्या राम, कृष्ण या जीसस के नाम का अथवा रामायण, गीता या बाइबल का पेटेंट हो सकता है? वे सारे अस्तित्व के लिए एक वरदान हैं। ओशो की मंगलमयी चेतना पूरे विश्व के लिए आशीर्वाद है और उनका जगत के लिए जो विराट योगदान है उनके लिए रॉयल्टी और कॉपीराइट जैसे व्यापारिक शब्द क्या कोई भी मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने जो भी कहा, जो भी किया, वह सारे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए समर्पित है। ज्ञान के इस अपरिसीम महासागर को कुछ चंद थोड़े से विदेशी लोग अपने अधिकार का मिथ्या दावा कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि ओशो के इतने करीब रहकर भी उनमें वह प्रज्ञा नहीं जाग पाई जिसकी ओशो उनसे आशा रखते थे। ओशो जिन्होंने अतीत व भविष्य से मुक्त होकर हमें हर पल का आनंद लेते हुए वर्तमान में जीना सिखाया, क्या उन्होंने अपना मृत्यु पत्र यानी वसीयत बनाकर इन विदेशी लोगों के हाथ में चुपचाप रख दी होगी? यह बात ही कितनी हास्यास्पद है। जो लोग कॉपीराइट के नाम पर उनका कार्य फैलने से रोक रहे हैं, उनका कुछ निजी स्वार्थ, संपत्ति या सत्ता की खातिर होगा। अन्यथा इतना वाद विवाद क्यों, इतनी धोखाधड़ी क्यों? इसी विषय पर ओशो की लंबे समय तक सचिव रही मां योग नीलम ने बताया, ओशो रॉयल्टी के पक्ष में कभी नहीं थे। वो अपने काम को फैलाने व लोगों तक पहुंचाने के पक्ष में थे। यहाँ तक कि वह अपनी पुस्तकों के संकलन व संग्रहण के भी पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे उनके प्रवचन जो के त्यों बिना किसी कांटछांट के पुस्तक रूप में आए। पुस्तकें जो उनके मूल प्रवचनों से ज्यों की त्यों बनी हैं, उन पर कोई कॉपीराइट न हो। देखिए, जितना भी ओशो का मैटर है, ऑडियो, वीडियो या अन्य साहित्य, उसके ऊपर कॉपीराइट तो है और उसके प्रयोग का नियम है कि प्रयोग करने से पहले आप एक सूचना दे दीजिए ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन को कि आप ओशो साहित्य अथवा ऑडियो का प्रयोग कर रहे हैं। यह नियम ओशो ने खुद ही सभी को पालन करने को कहा था, लेकिन ओशो के शरीर छोड़ने के बाद इस नियम का ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के लोगों ने पालन नहीं किया। इसी वजह से इतना विवाद बढ़ गया है और बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है। मुझे आशा है कि भविष्य में इस दिशा में कोई सुखद परिणाम अवश्य निकलेगा, जब किसी को भी कॉपीराइट का दंश नहीं झेलना होगा। हम सभी हमारे प्यारे ओशो के पुत्र पुत्रियां हैं, इनके शिष्य शिष्याएं हैं, अतः उनके ज्ञान की गंगा पर हम सभी का बेशर्त अधिकार है। और हमारे प्यारे ओशो भी ऐसा ही चाहते थे। आपने इस वीडियो को इतने प्रेम से देखा और इसकी सराहना की, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद है। हम सभी के प्यारे ओशो सद्गुरु को शत शत प्रणाम। जय भारत, वंदे मातरम।